मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, पिछले अध्याय में जो है ना हम लोग जेनेटिक्स पढ़ाई कर रहे थे। जेनेटिक्स में जो पहला टॉपिक था, पहला जो चैप्टर था अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाला अभी करना है ना। और इससे जो पीछे का जो था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो चीज़ें तो हम लोग कर लिए थे, साथ में ही किए थे। अब जो है ना आपको जो चैप्टर है जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार, ठीक है। तो देखिए, अभी तक जो मेंडल के जेनेटिक्स में जो थे कारक, वो मॉलिक्यूल्स, उनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, ठीक है ना। लगभग 100 वर्षों के बाद यह अनुमानित किया गया और आनुवांशिक पदार्थ का पता चला, ठीक है। तो वो आनुवांशिक पदार्थ कौन है, कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इनके बारे में जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। कि अधिकतर जीवों में आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है, ठीक है। अधिकतर जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं ना, वो डीएनए होते हैं। फिर उसके बाद में जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, ठीक है। अब देखिए कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। उसके बाद में जो डीएनए, आरएनए, ये सब आनुवांशिक पदार्थ है। मैं बोल रहा हूं डीएनए, आरएनए, ये सब आनुवांशिक पदार्थ हैं। और सबसे ज्यादा जो जीवों में पाए जाते हैं आनुवांशिक पदार्थ, वो डीएनए है। कौन सा है? डीएनए, ठीक है। अब डीएनए, आरएनए क्या होता है, तो यहां पे देखिए ये दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है ना। अब कैसे कहेंगे कि ये दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल है या न्यूक्लिक एसिड है? इंग्लिश में न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल को, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, तो वो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, कौन? डीएनए और आरएनए। तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के, एक डीएनए और दूसरा आरएनए, ठीक है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो देखिएगा यहाँ पे, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। कैसे होते हैं? द्विरज्जुकी होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। अब देखिए, ये जो आरएनए होता है, इसके बारे में और जानकारी अभी हम करेंगे। यहाँ पे देखिए कि ये डीएनए किस तरह के होते हैं। तो डीएनए जो होते हैं एकल रज्जुकी होते हैं, एकल रज्जुकी वाले होते हैं, एक धागा, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये कैसे होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या होता है कि आरएनए जो होता है ना, कुछ वायरस में यानी विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है आरएनए। और आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। एमआरएनए, ठीक है, टीआरएनए और आरआरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। यानी कहने का मतलब, मैसेंजर का मतलब वाहक का काम करते हैं। आरएनए जो होते हैं कुछ जीवों में क्या करते हैं? वाहक का काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए, आरएनए कभी कभी क्या करता है, इसका और भी बहुत सारा फंक्शन है अतिरिक्त, इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त फंक्शन है। तो वो है क्या? अनुकूलक, संरचनात्मक तथा उत्प्रेरक का, कैटालिस्ट का भी, कैटालिस्ट मॉलिक्यूल का भी काम करता है।
स्ट्रक्चरल, किसी जीव में स्ट्रक्चरल का काम करता है और एडेप्टर का भी काम करता है। किस चीज का? एडेप्टर, एडेप्टर का काम करता है, अनुकूलक का काम करता है। ठीक है, इसके बारे में अभी और जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ना, ये न्यूक्लिक अम्ल, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल का जो शब्द दिया है वो कौन है? न्यूक्लिक अम्ल का जो साइंटिस्ट ने दिया है शब्द, उनके बारे में थोड़ा सा जो है जिक्र कर लेंगे, कभी कभार पूछ देगा आपसे। ठीक है ना? तो अल्टमैन, कौन? अल्टमैन। ठीक है, न्यूक्लिक शब्द का जो शब्द दिए हैं वैज्ञानिक, वो क्या है? कौन है? अल्टमैन। पूछ देगा कभी कभार, है ना, नीट में ही पूछेगा ऐसे। तो 12th में मेरे ख्याल से ये जानकारी जो है, जो न्यूक्लिक अम्ल जो है उसका शब्द कौन दिया है, तो ये कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, और इसके बारे में जानकारी क्या कर रहे हैं, तो क्या होता है कि अब यहाँ पे ये लाइन देखिए, ये लाइन क्लियर है ना, कि अधिकतर जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए ही होता है। उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। एक मिनट, मार्कर जो है, मार्कर सब न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, तो आप समझिए, न्यूक्लियोटाइड का जो है बहुलक होते हैं। ठीक है, पॉलीमर। ओके, यहाँ पे देखिए, जब कई न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो एक क्या बनेंगे? एक साथ जब जुड़ेंगे तो एक न्यूक्लिक अम्ल बनता है। और न्यूक्लिक अम्ल कुछ ही नहीं, यह क्या, यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? डीएनए और आरएनए। ये तो मैंने बताया। यहाँ पे ये देखिए कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लिक एसिड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डीएनए का जो फुल फॉर्म करेंगे, यहाँ पे देखिए न्यूक्लिक एसिड आ रहा है, न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ पे देखिए, राइबोसोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, देखिए, ये जो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है ना बाबू, ये क्या है? यहाँ पे राइबो, आरएनए का फुल फॉर्म लिखने से ही क्या आता है? न्यूक्लिक अम्ल आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड आ रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, ये फुल फॉर्म जब हम लिखते हैं आरएनए का, तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, न्यूक्लिक एसिड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? न्यूक्लिक अम्ल आ रहे हैं ना? ये क्या है? डीएनए और आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, और ये क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल ही होते हैं। समझ में आ रही बातें? तो अधिकतर जीवों में अगर आनुवांशिक पदार्थ की बात करते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो अधिकतर जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है ना, वो क्या होता है? अधिकतर जीवों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। इसके उसको जो है ना हम फिगरिस्टिक करेंगे, फिर उसके बाद में जो है सो आपको क्लियर हो जाएंगे ये लाइन कि न्यूक्लियोटाइड के जो है क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। किसका? न्यूक्लियोटाइड के। कौन? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, जब देखिए, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जब जुड़ते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल बनता है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड एक संरचना होती है जो 3 प्रकार की चीजों से मिलकर के बनी होती है। वो क्या है? शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। ठीक है, यानी कि क्या? शर्करा, फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन क्षार। इन तीनों चीज से मिलकर के जो है अपना क्या बनता है? आपको न्यूक्लियोटाइड। क्या बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लिक अम्ल है ना,
तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं, ये चीज देखिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक संरचना होती है जो 3 प्रकार के चीजों से मिलकर के बनती है। वो क्या है, शर्करा, शुगर, फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप जो बोलते हैं, उसके बाद में इंग्लिश में, और उसके बाद में जो नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार यानी कि नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जो है कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ओके, देखिए इसको। अब यहाँ पे ये जो मैं बनाया हूं ना, ये देखिए यहाँ पे एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस, एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक बेस, नाइट्रोजन बेस मिल करके जो है आपको एक न्यूक्लियोटाइड बनाया। देखिए एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। देखिए ये जो है, ये फिगर आपका जो बनाया हूं मैं, संरचना जो बनाया हूं, ये आरएनए का है, ठीक है ना। तो आरएनए में क्या हो जाएगा, तो आरएनए में ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो सिंगल स्ट्रैंडेड में जो है एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस, ये मिलकर के बने होते हैं। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है ये आरएनए का हुआ। और ये कैसा होते हैं, एकल रज्जुकी होते हैं। कैसा होते हैं, एकल रज्जुकी होते हैं। देख रहे हैं, ये एकल संरचना है, ये एकल रज्जुकी संरचना है। कौन, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, एकल रज्जुकी होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक शुगर है और एक नाइट्रोजन बेस है। तो एक न्यूक्लियोटाइड बना। ऐसा बहुत सारा है कि नहीं है। तो मैं क्या बताया हूं कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होते हैं। देख रहे हैं क्या, ऐसे एक ही है कि बहुत सारा है, बहुत सारा संख्याओं बना हुआ है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है, एकल रज्जुकी संरचना होती है किसका, आरएनए का, राइबो न्यूक्लिक अम्ल का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आरएनए में क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। आरएनए में जो होता है, आरएनए और डीएनए में जो अंतर करेंगे हम, तो यहाँ पे बातें करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपको नाइट्रोजन बेस आएंगे AUGC, किसमें, आरएनए में AUGC, और उसके बाद में डीएनए का, ये किसका संरचना में बनाया हूं, डीएनए का, ये किसका है, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस। फिर यहाँ पे देखिए, है ना, एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा कितना मिल रहा है, बहुत सारा मिल रहा है। फिर इधर से देखिए, एडेनिन जो है डबल बॉन्ड के साथ जुटता है टी के साथ, थायमीन के साथ। अब आगे देखिए, ये जो ग्वानिन है ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ, त्रिसंलयन बंधन के साथ में, बंधन के द्वारा मिलता है साइटोसिन के द्वारा। ये जो साइटोसिन है ये जुटेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। ये जो थायमीन है डबल बॉन्ड द्विबंधन एडेनिन के साथ में जो है जुटता है। तो यहाँ पे देखिए, एक नाइट्रोजन, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर और एक क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन बेस। ये देखिए, एक ये बना, एक ये है न्यूक्लियोटाइड, एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों तरफ से ही आपको फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस जुटे हुए हैं। और ये जो है संरचना, ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स का है। तो डीएनए जो होते हैं ना, ये कैसा होते हैं, डबल हेलिक्स होते हैं। कैसा होते हैं, डबल हेलिक्स होते हैं। कैसा होते हैं, डबल हेलिक्स होते हैं। और उसके बाद में एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर ग्रुप और उसके बाद में एक नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए होते हैं। किस पे, डीएनए पे, है ना। डीएनए शब्द का जो खोज है वो फ्रेड रिच मिस्टर ने 1869 ईस्वी में क्या था। ये जो डीएनए है ना बाबू, ये डीएनए की जो खोज है 1869 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1869 ईस्वी में
1869 ईस्वी में फ्रेडरिश मिस्चर ने खोज की थी किसका? डीएनए का। और जो न्यूक्लिक अम्ल है, ये जो शब्द सबसे पहले देने का काम किए हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो शब्द है ये देने का काम किए हैं ऑल्टमैन। कौन किए हैं? ऑल्टमैन किए हैं। समझ में आ रही बातें? तो इससे ज्यादा जानकारी जो है मैं आपको अगले क्लास में प्रोवाइड करूंगा। ये है ना, आज यहाँ पे जो है सो बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास मैंने किया है। कुछ चैप्टर, यही चैप्टर सिर्फ बचा हुआ है और सारा चैप्टर जो है सो लगभग हो ही गया है। तो इसके आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है बातें करेंगे। और घर पे रहिए और कहीं भी बाहर जाइए तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और उसके बाद में घर में ला करके, अभी जो है परीक्षा का टाइम चल रहा है ना, परीक्षा तो टलने वाली है ही नहीं, तो इस पे पूरे फोकस करके रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई करिए। बहुत थैंक यू एवरीवन। ओके सो मच।